के बाद कंपनी का जो विस्तार जो होता है वह अवध तथा दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों पर हो जाता है, दिल्ली तक के आसपास। इसीलिए इतिहासकार प्रोफेसर ईश्वरी प्रसाद ने कमेंट किया है, बक्सर का युद्ध भारत के निर्णायक युद्धों में एक था। बक्सर का युद्ध भारत के निर्णायक युद्धों में था। इसने प्लासी के युद्ध के अधूरे कार्य को पूर्ण किया। यानी आप देख सकते हैं बक्सर का जो युद्ध था वह प्लासी के युद्ध के अधूरे का, जहां प्लासी के युद्ध के बाद कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के क्षेत्रों में दीवानी का अधिकार मिला, वहीं बक्सर के युद्ध के बाद कंपनी को खासतौर से अवध तथा दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों पर कर मुक्त व्यापार की अनुमति मिल गई। अब कंपनी का साम्राज्य का विस्तार उत्तर भारत में हो गया। अब दक्षिण भारत की तरफ कंपनी अपने विस्तारवादी नीति को अपनाई और दक्षिण भारत में 4 राज्य थे। वह 4 राज्य कौन कौन से थे? एक मराठा था जहां पर पेशवाओं का शासन था, और सेकंड जो था हैदराबाद था, हैदराबाद पर शासन निजाम का शासन था, और जो थर्ड जो था जो तीसरा शासन कौन था? मैसूर पर, जहां पर मैसूर पहले विजयनगर साम्राज्य का हिस्सा था। 1565 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य से अलग होकर के यहाँ पर वाडियार वंश का शासन स्थापित होता है, और इसके बाद कह सकते हैं 1761 में यहाँ पर शासन हैदर अली का स्थापित हो जाता। हैदर अली एक पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं था, यद्यपि वह सैनिक गुणों से परिपूर्ण था। और जो चौथा राज्य था मद्रास, यहाँ पर फ्रांसीसियों की बस्तियां थी। यानी आप कह सकते हैं कंपनी अब दक्षिण के क्षेत्रों में विस्तार करने लगी, और इसी का परिणाम था आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। यानी दक्षिण के राज्यों में मैसूर सबसे शक्तिशाली और सबसे प्राकृतिक रूप से संपन्न और उत्पादन के दृष्टि से बहुत संपन्न राज्य था, और मैसूर जिसे कहते हैं, मैसूर आज उसे कर्नाटक के नाम से जाना जाता है। और हैदर अली और अंग्रेजों के मध्य उनके परिवार के मध्य 4 लड़ाइयाँ होती हैं, जिसे हम इतिहास के पढ़ने पर आंग्ल मैसूर युद्ध के नाम से जानते हैं। पहला जो आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 1767 से 69 के मध्य होता है, जिसमें हैदर अली ने कुछ क्षेत्रों पर विजय पाई, कुछ पर अंग्रेजों को विजय मिली, और 1769 में मद्रास की संधि होती है। इस संधि के द्वारा दोनों एक दूसरे के जीते हुए क्षेत्रों को वापस कर दिए और वचन दिया और अब भविष्य में कोई युद्ध नहीं करेंगे। यानी मद्रास की संधि का सबसे बड़ा निर्णायक पॉइंट था, सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। मद्रास की संधि के द्वारा दोनों एक दूसरे के खिलाफ अनाक्रमण युद्ध नहीं करेंगे, इस उद्देश्य से उन्होंने इसको स्वीकारा और युद्ध को समाप्त किया। लेकिन यह बहुत दिनों तक चल नहीं पाया। 1780 से 82 के मध्य अंग्रेजों ने मद्रास की संधि का उल्लंघन किया और अंग्रेजों ने विस्तारवादी नीति का रुख अपनाया और दक्षिण के क्षेत्रों पर। ऐसे में अंग्रेजों की विस्तारवादी नीति और दक्षिण के राज्य हैदराबाद, मैसूर का मद्रास और मराठों के बीच आपसी एकता का अभाव ने अंग्रेजों को मैसूर से लड़ने की महत्वाकांक्षा को बल प्रदान किया। इन्हीं परिस्थितियों में सेकेंड आंग्ल मैसूर युद्ध होता है और इस युद्ध में हैदर अली विजयी रहता है, परंतु 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद इसका बेटा टीपू सुल्तान शासक बनता है। टीपू सुल्तान शासक बना। टीपू सुल्तान जब बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति था, लेकिन अपने पिता की भांति सैनिक गुणों से परिपूर्ण नहीं था। और 1784 में कह सकते हैं लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स के जो प्रतिनिधि थे मैकार्टनी
और इसके साथ साथ टीपू सुल्तान के मध्य एक संधि होती है जिसे हम इतिहास के पन्ने पर 1784 ईस्वी की मंगलौर की संधि कहते हैं। और इस मंगलौर की संधि के द्वारा कंपनी का जो इस युद्ध का अंत होता है और अधिकांश और दोनों एक दूसरे के जीते हुए क्षेत्रों को वापस कर देते हैं। फिर इसके बाद टीपू सुल्तान शासक और हैदर अली की मृत्यु के बाद बनता है। हैदर अली चूंकि एक प्रभावशाली व्यक्ति था, हैदर अली के पास सैनिक गुणों से परिपूर्ण था, हैदर अली एक विजेता शासक था, लेकिन वह गुण टीपू सुल्तान में नहीं दिखाई देता है। टीपू सुल्तान पढ़ा लिखा था, वह जनप्रिय शासक था, लेकिन सैनिक गुणों का अभाव था। और अंग्रेजों की बढ़ती साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा ने 1790 से और 92 के मध्य तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध को जन्म देता है। और अंग्रेज लोग तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में मैसूर के अधिकांश भूभाग पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया और 1793 की ईस्वी की श्रीरंगपट्टनम की संधि के द्वारा इस युद्ध का अंत होता है। मैसूर के अधिकांश भूभाग पर अंग्रेजों का प्रभुत्व हो गया और 1799 में लॉर्ड वेल्लेस्ली गवर्नर के रूप में भारत आता है। लॉर्ड वेल्लेस्ली की महत्वाकांक्षा थी देशी रियासतों को कंपनी साम्राज्य में मिलाना था। और लॉर्ड वेल्लेस्ली जिस समय भारत आया, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर नेपोलियन बोनापार्ट का उदय हो चुका था। आप सभी बच्चे जानते हैं, आज मेरा बीए थर्ड ईयर में नेपोलियन बोनापार्ट पर एक व्याख्यान था और नेपोलियन बोनापार्ट पर एक व्याख्यान था, उसमें नेपोलियन बोनापार्ट एक विश्व विजेता शासक था। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का उद्धारक शासक था और नेपोलियन बोनापार्ट जिस समय भारत पर जिस समय वह दुनिया के क्षेत्रों पर उसका उदय हो रहा था, उसी समय भारत में लॉर्ड वेल्लेस्ली भारत में आता है। लॉर्ड वेल्लेस्ली के समक्ष दो चुनौतियां थी। पहली चुनौती थी भारत में देशी रियासतों को मिलाकर कंपनी साम्राज्य का विस्तार करना था और दूसरा काम था नेपोलियन और फ्रांसीसियों के बढ़ते प्रभाव को रोकना था। नेपोलियन और फ्रांसीसियों के बढ़ते प्रभाव को रोकना था। इन्हीं उद्देश्य से लॉर्ड वेल्लेस्ली, इन्हीं कार्यों से लॉर्ड वेल्लेस्ली भारत आता है। लॉर्ड वेल्लेस्ली ने भारत में कंपनी साम्राज्य के विस्तार के लिए जिस योजना का सूत्रपात किया, वह सूत्रपात वेल्लेस्ली की सहायक संधि के नाम से जाना जाता है। और 1799 से 1857 तक का जो पीरियड रहता है, भारत में कंपनी युद्ध और कूटनीति के माध्यम से साम्राज्य का विस्तार करती है। अब हम लॉर्ड वेल्लेस्ली की सहायक संधि क्या थी। लॉर्ड वेल्लेस्ली एक साम्राज्यवादी शासक था। लॉर्ड वेल्लेस्ली 1799 में गवर्नर जनरल बन के भारत आता है और 1805 तक रहता है। लॉर्ड वेल्लेस्ली का उद्देश्य देशी रियासतों को कंपनी साम्राज्य में मिलाना था। इस उद्देश्य से उन्होंने सहायक संधि प्रथा लाई। क्या है सहायक संधि? सहायक संधि का मतलब था समझौता। किसके बीच समझौता? ईस्ट इंडिया कंपनी और देशी रियासतों के मध्य समझौता। और इसमें क्या प्रावधान था? इसमें लॉर्ड वेल्लेस्ली नेपोलियन बोनापार्ट का खौफ दिखाता है। क्या कहता है? नेपोलियन बोनापार्ट एक विजेता शासक है, भारत पर हमला कर सकता है, देशी रियासतों के राजा महाराजाओं को दिमाग को डाइवर्ट करता है। और दूसरा चीज है, वह कहता है आपके ऊपर कोई विदेशी शक्ति हमला करे तो आप चिंता मत करिए, मैं सैनिक सहायता दूंगा। और दूसरा चीज है, आपके राज्य में कोई विद्रोह हो तो मैं आपको सैनिक सहायता दूंगा। यानी लॉर्ड वेल्लेस्ली की सहायक संधि एक ऐसा देशी रियासतों के साथ समझौता है जिसमें आंतरिक विद्रोह और बाह्य आक्रमण के समय ईस्ट इंडिया कंपनी आपको सैनिक सहायता देगी। यानी सहायक संधि क्या है? सहायक संधि एक समझौता है। किसके मध्य समझौता है? वह समझौता ईस्ट इंडिया कंपनी